नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 10 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा नॉलेज सीरीज का प्रसारण हर रोज आपके लिए किया जा रहा है, और इसी क्रम में जो हमारा नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है वो आपके सामने प्रस्तुत है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहां से आप ये देख सकते हैं कि आखिर अगले सप्ताह हम किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि नॉलेज सीरीज के दौरान हम हर दिन सुबह 11 बजे और दोपहर के 2 बजे इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, जिसका लाइव प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर किया जाता है। तो आप सभी यह देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक्स हमारे द्वारा किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जाएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आइए अब ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हरित कानूनों में बदलाव करने का जो प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया गया है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। G20 को लेकर के जो न्यूज़ आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक द्रास में जो ग्लेशियर हैं वो काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं, पिघल रहे हैं। उनको लेकर के जो रिपोर्ट आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। श्रीलंका के न्यूज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। मनरेगा कार्यक्रम को लेकर के जो न्यूज़ आया है, उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया FAQ में, जिसका शीर्षक है एल्टरिंग ग्रीन लॉ, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि 1 जुलाई को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक नोट जारी किया गया है, जिस पर जो है सभी लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। और यहाँ पर जो नोट जारी किया गया है, उसमें पर्यावरण मंत्रालय ने जो है इस कानून में कुछ संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसमें जो है अगर कोई व्यक्ति, कोई संगठन जो पर्यावरण से जुड़े हुए कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उनकी सजा को कम करने का प्रावधान है। और इसी को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कौन कौन से संशोधन यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं और उसका असर जो है इन कानूनों पर क्या पड़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कौन कौन से संशोधन यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि पर्यावरण मंत्रालय ने 4 प्रमुख कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। और वे कौन कौन से कानून हैं? यहाँ पर वे कानून हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यहाँ पर जो दूसरा कानून है वो है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। तीसरा कानून है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। और चौथा कानून है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। तो इन 4 कानूनों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कुछ संशोधन करने के प्रस्ताव दिए गए हैं। अगर हम इन 4 कानूनों की बात करें, तो इन कानूनों को लागू करने के लिए, इनमें जो बातें कही गई हैं उनको लागू करने के लिए हमारे देश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। और यहाँ पर जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वह प्रदूषण से जुड़े मामलों को यहाँ पर सुनता है और उसको देकर के फिर अपनी कार्रवाई करता है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी कंपनी अगर इन कानूनों का उल्लंघन करती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार जो है वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास है। अगर हम केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की शक्तियों के बारे में बात करें, तो यह जो कानून है यह इसको यह अधिकार देता है कि अगर कोई औद्योगिक निकाय या फिर संगठन या फिर कोई व्यक्ति अगर प्रदूषण फैला रहा है, तो यहाँ पर जो CPCB है वह उस निकाय को बंद करने के आदेश भी दे सकता है। और इसके साथ साथ जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके जेल का भी प्रावधान
सीबी के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास किसी भी ऐसी कंपनी को बंद करने का अधिकार है जो हमारे देश में प्रदूषण फैला रहा है, जो कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, या फिर वैसा अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार है, उसे जो है जेल की सजा भी यहां पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दी जा सकती है। अब यहां पर जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां पर पर्यावरण मंत्रालय ने यह कहा है कि यहां पर जो जेल का प्रावधान है हमें उसे क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। और इसको बदल करके जो है वैसा कोई भी निकाय, संगठन या कोई व्यक्ति जो पर्यावरण जुड़े हुए कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे सिर्फ जो है जुर्माना लगाना चाहिए। यानी कि जो जेल का प्रावधान है उस खंड को यहां पर हटाने की बात कही जा रही है। और अगर कोई संगठन, कोई व्यक्ति पर्यावरण का नुकसान करता है, इन कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए सिर्फ जुर्माना अदा करने की बात यहां पर की जा रही है। और इसी को लेकर के यहां पर बहुत सारा विरोध भी हो रहा है। कुछ इसकी अच्छाइयां भी हैं, कुछ इसकी बुराइयां भी हैं, हमें सभी को जानना है। यहां पर आपको यह समझना होगा सबसे पहले कि आखिर अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन पर्यावरण से जुड़े हुए कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे कैसे दंडित किया जाता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में जो ईपीए है यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हैं, उनमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसे जो है 5 साल तक की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है अगर वह व्यक्ति पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन जारी रखता है तो जितने दिन उसने जो है इन नियमों का उल्लंघन किया है तो उसे जो है हर दिन के लिए 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यहां पर कहने का आशय यह है कि अगर आप दोषी सिद्ध हो भी जाते हैं, उसके बाद भी अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहते हैं तो यहां पर जितने दिनों तक, मान लीजिए 10 दिनों तक आपने जो है इन कानूनों का उल्लंघन किया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, तो 10 गुने 5,000 यानी कि 50,000 तक का अतिरिक्त जुर्माना जो है यहां पर आप पर जो है लगाया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है कि अगर जो है कोई व्यक्ति दोष सिद्ध होने के बाद उल्लंघन जारी रखता है तो यहां पर जो जेल का प्रावधान जो है उसे 5 साल से बढ़ा करके 7 सालों तक भी किया जा सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आखिर जो वर्तमान कानून है वह जेलों को लेकर के क्या कहते हैं। अब यहां पर सरकार के द्वारा जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि सरकार जो है एक निर्णय अधिकारी यानी कि एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति करेगी जो यह देखेगा कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा पर्यावरण का उल्लंघन किया गया है तो यहां पर जो है उस पर जो है कितना जुर्माना लगाया जाए। जैसे यहां पर यह भी कहा गया है कि मान लीजिए जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा किसी कंपनी से कोई रिपोर्ट मांगी जाती है, अगर वह कंपनी उस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं करता है, सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करता है, समय पर प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो यहां पर जो है उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और वह जुर्माना कितना होगा वह जो है एक अधिकारी के द्वारा तय किया जाएगा जिसे हम कह रहे हैं निर्णय अधिकारी यानी कि एजुकेशन ऑफिसर। तो यहां पर सरकार ने इस तरह के संशोधन करने के प्रस्ताव दिए हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सरकार का यह कहना है कि दंड के रूप में जो भी धनराशि एकत्रित की जाएगी उसे जो है पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा किया जाएगा और जिसका इस्तेमाल जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसमें किया जाएगा। यहां पर यह भी कहा गया है कि अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में किसी व्यक्ति पर या किसी संगठन पर जो है 5 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जेल टर्म को यहां पर हटाने की मांग रखी गई है, यानी कि यह जो है सिर्फ जुर्माने की बात करता है, जेल टर्म की बात नहीं करता है। अब यहां पर इस बात पर चर्चा हुई है कि क्या ऐसा करने से हम अपने देश के पर्यावरण की रक्षा ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्या यह इन कानूनों को कमजोर करता है या नहीं करता है।
यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है लेखक के द्वारा। यहां पर लेखक का यह कहना है कि अगर हम हमारे देश में जो पर्यावरणीय कानून है या फिर जो पर्यावरणीय कार्रवाई का इतिहास देखते हैं, तो यहां पर आपको पता चलता है कि वर्तमान में जो कानून है उनकी जो प्रभावशीलता है वो काफी सीमित है। यहां पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा एक विश्लेषण किया गया है जिसमें पाया गया है कि भारत के अदालतों में पर्यावरण उल्लंघन के जो मामले हैं उनको निपटाने में 9 से 33 साल तक का समय लग सकता है। यानी कि यहां पर बैकलॉग केसेस बहुत ही ज्यादा हैं। बहुत सारे केसेस अभी भी अदालतों में पड़े हुए हैं जिनको निपटाने में जो है बहुत सारा समय लगने वाला है। यहां पर डेटा दिया गया और कहा गया है कि 2018 में लगभग 45,000 मुकदमे जो हैं जो कि पर्यावरण के कानूनों के उल्लंघन जुड़े हुए थे, वे जो है अभी भी कोर्ट में जो है लंबित हैं। और उसी वर्ष जो है अन्य 35,000 मामले जो हैं जो कि नए मामले हैं वो जो है अदालतों में जोड़े गए, यानी कि नए जो है मामले और बढ़ गए। यानी कि पहले से जो बैकलॉग केसेस हैं वो तो 45,000 थे ही, लेकिन 2018 में 35,000 नए मामले जो हैं वह भारत के अदालतों में जो है जुड़े हैं जो कि पर्यावरण के उल्लंघन से ताल्लुक रखते हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि हमारे देश में जो है पर्यावरण उल्लंघन के जो मामले हैं जो अदालतों में हैं जिन पर फैसला अभी आना बाकी है, उसमें बैकलॉग केसेस जो है बहुत ही ज्यादा हैं जिनको निपटाने में बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत में अभी तक जो हमारे वर्तमान कानून है उसके तहत किसी भी कंपनी के शीर्ष अधिकारी को जो है पर्यावरण संबंधी अपराध के लिए जेल में नहीं डाला गया है। और यहां पर बहुत सारे लोग का यह कहना है कि किसी कंपनी के किसी बड़े अधिकारी को जो है पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध करना जो है काफी मुश्किल काम है, क्योंकि यह अवैध शिकार या फिर जो पेड़ों की चोरी होती है वनों से, उसके जैसा अपराध नहीं है। यहां पर आपको बहुत ही बड़े एविडेंस की जरूरत पड़ती है। यहां पर यह कहा गया है कि जब हम अवैध शिकार या फिर जो वनों में पेड़ों की चोरी होती है उसके जैसे मामलों की बात करते हैं, तो यहां पर हमेशा एक निश्चित अपराधी होता है जिसे कि पुलिस के द्वारा पकड़ा जा सकता है। लेकिन जब हम किसी कंपनी के उच्च अधिकारी की बात करते हैं तो यहां पर आपको एविडेंस चाहिए होते हैं, यह प्रूफ करने के लिए कि उस अधिकारी के कारण ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, उस अधिकारी के निर्णयों के कारण ही कंपनी ने जो है पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन किया है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर जो सरकार ने संशोधन प्रस्तावित किए हैं जिसमें कहा गया है कि हम जेल टर्म को हटा देते हैं, जुर्माने को रखते हैं, तो इससे यह होगा कि यहां पर ये जो अपराध हैं जो पर्यावरण कानूनों से संबंधित अपराध हैं, तो यहां पर जो ये अपराध हैं वो नागरिक अपराध बन जाएंगे, जिसके कारण किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है यहां पर कही जा रही हैं, यानी कि इसके फायदे भी यहां पर हमें मिल सकते हैं। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाया गया है जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि आखिर सरकार ने जो है यह संशोधन क्यों करने का प्रस्ताव रखा है, इसका जो परिणाम है वह क्या हो सकता है। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 13 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है ए मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 का जो बैठक है वह इस वर्ष नवंबर में जो है इंडोनेशिया में होने वाला है, और इसके बाद फिर दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता भारत ग्रहण कर लेगा, और फिर जो है जो नेक्स्ट बैठक है G20 का वो भारत में होगा, यानी कि 2023 में। और इसी को लेकर के यहाँ पे ये चर्चा किया गया कि आखिर क्यों G20 का गठन किया गया, इसके मायने क्या हैं, और अभी के टाइम में जो है G20 किन मुश्किलों का सामना कर रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि G20 का जो गठन है वह 1999 में किया गया था, जब 1990 के दशक के अंत में पूरी दुनिया जो है वित्तीय संकट से जूझ रही थी।
यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो वित्तीय संकट उस समय आया था उससे पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया काफी प्रभावित हुआ था। और यहां पर इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो वित्तीय संकट हैं, वह आगे नहीं आ पाए। उनका जो है दुनिया के देश मिलकर के सामना कैसे करें, इसी को आधार बना करके G20 का गठन किया गया था। और यहां पर G20 का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि दुनिया के जो मध्य आय वाले देश हैं उनको शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। आपको ध्यान में रखना है कि G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन है वह 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था, जहां पर इस G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने बैठक की थी। आपको ध्यान रखना है कि G20 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की जो 60% आबादी है वह इन्हीं देशों में रहती है। वैश्विक जीडीपी का जो 80% है वह इन देशों का है और वैश्विक व्यापार का जो 75% है वह G20 में शामिल देशों के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाना है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है व्यापार को लेकर के, तो उसमें जो है G20 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यहाँ पर अमीर देश तो हैं ही, साथ ही साथ जो मध्य आय वाले देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं। यहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि आखिर G20 कैसे काम करता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि G20 के कौन कौन से मेंबर हैं। लेकिन अगर हम G20 के कामकाज की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि G20 की अध्यक्षता हर साल सदस्यों के बीच में जो है घूमती रहती है। जैसे इससे पहले जो है इटली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, अभी जो है इंडोनेशिया कर रहा है, आगे चल करके भारत जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। यानी कि जिन देशों के द्वारा इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है उसके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। अब यहां पर आपने सुना होगा ट्रोइका के बारे में। ट्रोइका क्या है? जैसे मैंने कहा कि इसके पहले G20 का शिखर सम्मेलन इटली में हुआ था, इस वर्ष जो है इंडोनेशिया में होने वाला है और अगले साल भारत में होने वाला है। तो जो 3 देश हैं वे मिलकर के यहाँ पर ट्रोइका का निर्माण करते हैं और यहाँ पर G20 का जो एजेंडा है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो ट्रोइका के देश हैं उन पर जो है बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम ट्रोइका की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि यह एक समूह होता है जिसमें जो है पिछला राष्ट्र जिसने जो है G20 का सम्मेलन किया है, वर्तमान राष्ट्र जहां पर G20 का सम्मेलन होने वाला है और वो देश जो आगे चल करके G20 का सम्मेलन आयोजित करेगा उनको शामिल किया जाता है और इन्हीं देशों के द्वारा जो है G20 का एजेंडा और कार्य का निर्धारण किया जाता है। तो आपको समझना है कि आखिर G20 में ट्रोइका का मतलब क्या है। इसके अलावा जो हमारे देश इसमें शामिल हैं G20 में, उनके प्रतिनिधि भी इसमें होते हैं जिन्हें हम शेरपा कहते हैं। इसमें जो है केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री जो है शामिल होते हैं। यानी कि एजेंडा को लेकर के यहां पर इन शेरपाओं के द्वारा जो है चर्चा किया जाता है और फिर अगली बैठक का जो एजेंडा है वह ट्रोइका के देशों के साथ मिलकर के तय किया जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जैसे G20 के बारे में आप जानते होंगे कि इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है, तो बहुत ही समन्वित तरीके से जो है G20 काम करता है और यहां पर उसके जो सदस्य देश हैं उन पर जो है एजेंडा सेट करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन है वह 2008 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था और इसकी मेजबानी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी। और यहां पर 2008 और 2009 में G20 के देशों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते किए गए थे जिससे कि उस समय जो वैश्विक गिरावट देखी जा रही थी, जो आर्थिक मंदी थी, उससे जो है दुनिया के देश लड़ पाए थे। यहां पर इन देशों ने यह समझौता किया था कि मांग बढ़ाने के लिए उनके द्वारा $4 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्च किया जाएगा। जो व्यापार बाधाएं हैं उनको कम करने को लेकर के ये काम करेंगे। आर्थिक और शासन सुधारों को ये अपने अपने देशों में लागू करेंगे जिससे कि मंदी से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं को
पुनर्जीवित किया जा सके। तो यहाँ पर उस समय ये जो बैठकें हुई थी, यानी कि जो G20 है वो काफी सफल हुआ था और यह इस बात का प्रमाण था कि पूरी दुनिया मिल करके जो ग्लोबल क्राइसिस आते हैं उनका जो है सामना कर सकती है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो सिचुएशन है वो काफी अलग है। जिस तरीके से चीन के द्वारा खुद को आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसका अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ जो है व्यापार से लेकर के अन्य बातों में मनमुटाव चल रहा है। जिस तरीके से रूस के द्वारा क्रीमिया पर, यूक्रेन पर हमले किए गए हैं, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि G20 के देश जो पहले जिस तरीके से बैठ के करते थे, उनके बीच में जो एक एकता का माहौल था वो अभी नहीं है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो यह लगभग अभी फेल माना जाता है। और ये जो बहुपक्षीय संगठन है उनके पास जो है विश्वसनीयता का संकट यहां पर उपज गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो अब जो है G0 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जिसको कि आपको जानना है। G0 का मतलब ये है कि एवरी नेशन फॉर इटसेल्फ। यह जो बात है वह एक राजनीतिक टिप्पणीकार इयान ब्रेमर के द्वारा कही गई थी सबसे पहले, जिसमें उनका यह मानना था कि ये जो बहुपक्षीय संगठन है अब फेल हो चुके हैं, सभी देशों को अपने हितों को ध्यान में रख करके खुद फैसले लेने चाहिए। उन्होंने कहा था एवरी नेशन फॉर इटसेल्फ। तो यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बहुपक्षीय संगठन है, चाहे वो G7 हो, G20 हो या फिर और कोई संगठन जैसे ब्रिक्स हो, उन सभी के लिए जो है अब यहां पर चुनौती ये खड़ी हो गई है कि क्या वे आगे आने वाले समय में किसी बड़े वित्तीय संकट को मिलकर के दूर कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि दुनिया के देश जो है वह एक दूसरे से विभिन्न समस्याओं को लेकर के उलझे पड़े हैं, उससे जो है इन संगठनों की जो विश्वसनीयता है उस पर जो है एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो ऐसे माहौल में किस तरीके से G20 अच्छा काम कर पाएगा जैसा उसने 2008 में किया था, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं जिसे कि G20 के देशों के द्वारा हल करना बाकी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है ग्लेशियर इन द्रास आर रिसीटिंग फास्ट से स्टडी, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, जिसमें कि जो जलवायु परिवर्तन का असर देखा जा रहा है उसको लेकर के भी चर्चा की गई है। और जिस तरीके से लद्दाख के क्षेत्र में भारत और चीन की जो सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं और उसके वजह से जो मिलिट्री वाहन है उनका आवाजाही वहां पर बहुत ही बड़ा है, उसका असर क्या पड़ रहा है वहां के ग्लेशियर पर, उसको लेकर के चर्चा किया गया है। यहां पर जो है पर्यावरण विज्ञान और प्रदूषण अनुसंधान पत्रिका के द्वारा जो अध्ययन प्रकाशित किया गया है उसका हवाला दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पश्चिमी हिमालय में जो द्रास बेसिन है वहां पर जो ग्लेशियर हैं वो काफी तेज गति से पिघल रहे हैं। और यहां पर इस अध्ययन में यह कहा गया है कि जिस तरीके से इस क्षेत्र में वाहनों का जो यातायात है वो बढ़ा है, कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। यहां पर जो अध्ययन किया गया है उसमें सन 2000 से लेकर के 2020 तक, यानी कि 2 दशकों में देखे गए जो 77 ग्लेशियर हैं उनके जो उपग्रह की छवियां हैं उनका अध्ययन किया गया है। यानी कि 20 सालों में इन 77 ग्लेशियर्स में जो परिवर्तन हुए हैं उसके आधार पर यहां पर इस अध्ययन में सारी बातें कही गई हैं। यहां पर यह कहा गया है कि द्रास क्षेत्र में जो ग्लेशियर हैं उनका जो क्षेत्रफल था वह सन 2000 में 176.77 वर्ग किलोमीटर से घट करके 2020 में 171.46 वर्ग किलोमीटर हो गया। यानी कि जो ग्लेशियर का क्षेत्र है उसमें लगभग 3% की कमी आई है। तो यहां पर यह साफ साफ कहा जा रहा है कि जो इस क्षेत्र के ग्लेशियर हैं वो सिकुड़ रहे हैं। और यहां पर जो है डेटा दिया गया है जिसको कि आपको नोट डाउन कर लेना है। जब आपको यह बताना होता है कि जलवायु परिवर्तन का असर किस तरीके से भारत में देखने को मिल रहा है तो वहां पर यह डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
यहां पर अन्य जो बातें कही गई है उसमें यह कहा गया है कि वैसे ग्लेशियर जहां पर मलबे ज्यादा हैं, यानी कि जो मलबे से ढके हुए हैं, उनको जो नुकसान है वो कम हुआ है। यहां पर यह कहा गया है कि जो स्वच्छ ग्लेशियर हैं, अगर हम उनकी तुलना करें मलबे से ढके हुए ग्लेशियर से, तो स्वच्छ ग्लेशियर में जो नुकसान है, जो उनका पिघलने का रेट है, वह जो है ज्यादा है, और वैसे स्वच्छ ग्लेशियर में 5% अधिक नुकसान हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर कार्बन कंसंट्रेशन यानी कि कार्बन सांद्रता को लेकर के भी बातें कही गई हैं, और यहां पर यह कहा गया है कि जो कम ऊंचाई वाले ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, वहां पर जो है 4.1% की कमी आई है। यानी कि जो कम ऊंचाई पर ग्लेशियर हैं उनमें ज्यादा जो है क्षरण हुआ है, ज्यादा कमी आई है, जबकि मध्य और उच्च ऊंचाई पर जो हिमनद हैं, जो ग्लेशियर हैं, वहां पर जो कमी है वह कम देखी गई है। और इस अध्ययन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये कही गई है कि जो भारी वाहनों की आवाजाही है उसके कारण जो है बहुत ही तेज गति से इस क्षेत्र में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर हम कार्बन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो उसको लेकर के यहां पर डेटा दिया गया है और कहा गया है कि जो कार्बन कॉन्सेंट्रेशन है वह 287 से लेकर के 3726 नैनोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, और अगर हम औसत की बात करें तो यह औसतन 1518 नैनोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पाया गया है, जो कि हिंदुकुश हिमालय में जो अन्य ग्लेशियर हैं और वहां पर जो कार्बन का कंसंट्रेशन है उसकी तुलना में काफी अधिक है। कि जो कार्बन कंसंट्रेशन है इस क्षेत्र में वह 1984 में 338 नैनोग्राम प्रति घन मीटर से बढ़कर के 2020 में जो है 634 नैनोग्राम प्रति घन मीटर तक हो गया है। यानी कि यहां पर स्टडी में साफ साफ पाया गया है कि जो कार्बन कंसंट्रेशन है वह इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह कही गई है कि वैसे ग्लेशियर जो राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट हैं वहां पर जो है कार्बन कंसंट्रेशन काफी ज्यादा पाया गया है, और वहां पर जो ग्लेशियर के पिघलने का जो रेट है वो काफी ज्यादा है। जिस तरीके से वहां पर सेना के वाहनों का आवाजाही बढ़ा है उसके कारण भी ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहां पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है। यहां पर यह कहा गया है कि अगर हम श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सैन्य वाहनों की संख्या का कंपैरिजन करें वहां पर जो सिविलियन वाहन है उससे, तो यहां पर जो सैन्य वाहन है उनका जो प्रतिशत है वो काफी कम है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते पूरी तौर से कि जो सेना के वाहन वहां से गुजर रहे हैं उसी के कारण जो है ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन में बढ़ोतरी हुआ है। यहां पर लेखक का यह कहना है कि अभी तक कोई ऐसा डेटा सामने नहीं आया है जिससे हम यहां पर कंपेयर कर सकें कि जो सिविलियन गाड़ियां हैं और जो सेना के वाहन हैं किनमें से सबसे ज्यादा जो है ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन हुआ है। तो इस बात को भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। लेकिन जो डेटा यहां पर दिया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है ये समझाने के लिए कि जलवायु परिवर्तन का असर जो है वो हमारे देश के जो ग्लेशियर हैं, हिमालय राज्य हैं, उन पर क्या पड़ रहा है। क्योंकि अगर ये हिमनद खत्म हो जाते हैं तो भारत में जो वाटर क्राइसिस है वो बढ़ सकता है, हमारी जो हिमालय नदियां हैं वो सूख सकती हैं, और इसीलिए यह जो रिपोर्ट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम क्या करें कि हमारा ग्लेशियर बचे रहें उसके लिए भी। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जो कि श्रीलंका के मामले जुड़ा हुआ है। इस पर अभी बहुत सारी न्यूज अभी आने बाकी हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वे जो हैं 13 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। आपको ध्यान में रखना है कि श्रीलंका जिसकी आबादी लगभग 22 मिलियन है वह जो है अभूतपूर्व आर्थिक उथल पुथल के चपेट में है जो कि 7 दशकों में सबसे खराब है। आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में जो विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई है जिससे ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को आयात करना जो है मुश्किल हो गया था, जिसके कारण वहां के लोग जो है सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि श्रीलंका के जो बहुत बड़ी आबादी है, हम कह सकते हैं
यहाँ पर डेटा ये कहता है कि लगभग 7 मिलियन श्रीलंका के जो निवासी हैं, जो कि आबादी का 1/3 हैं, वह भूख का सामना कर रहे थे क्योंकि जो खाद्य आपूर्ति है उसमें कमी हुई है, वहां पर ईंधन खत्म हो गए हैं और ये सारी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं वहां की जनता में उबाल पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण वहां की स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो इस न्यूज़ को हम लोग आगे भी कवर करेंगे। हमने बहुत पहले जो है इन बातों पर चर्चा की है कि आखिर श्रीलंका में ये वित्तीय संकट कैसे आया है, तो आपको इस न्यूज़ को भी आगे फॉलो करना है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर मनरेगा जुड़ा हुआ एक न्यूज़ आया, जो कि समान अध्ययन 3 कल्याण योजनाएं और समान अध्ययन 2 सरकारी नीतियों जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फंड की कमी से मनरेगा जूझ रहा है और उसका एक और एग्जाम्पल यहां पर यह है कि जो मनरेगा में जो साइट सुपरवाइजर होते हैं उनके वेतन जो है बहुत महीनों से जो है उनको नहीं मिले हैं। देखिए, किसी भी योजना की असफलता के कुछ कारण होते हैं, कुछ चुनौतियां होती हैं, उसको समझने के लिए आपको यह न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि मनरेगा के जो साइट सुपरवाइजर होते हैं उन्हें जो है बहुत दिनों से वेतन नहीं मिला है। आप सभी जानते हैं कि जो साइट सुपरवाइजर होते हैं वह ये देखते हैं कि जो काम हुआ है वो किस तरीके से हो रहा है, टाइम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, और उनकी नौकरी की विशेषज्ञता को देखते हुए ही उन्हें जो है यानी कि जो साइट सुपरवाइजर उन्हें अर्ध कुशल श्रमिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि उनका जो वेतन है वह मटेरियल कंपोनेंट से आता है मनरेगा में, और इस वेतन का जो 60% है वह केंद्र सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है। अब यहां पर जो है नौकरशाही में देरी की वजह से या फिर फंड रिलीज नहीं करने की वजह से जो केंद्र का पैसा है वह सही समय पर नहीं आ पाया है, जिसके कारण ये जो साइट सुपरवाइजर है उनको बहुत दिनों से वेतन नहीं मिला है। और यह किसी एक राज्य की बात नहीं है, बहुत सारे राज्यों में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इस न्यूज़ को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मनरेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है भारत सरकार के लिए, लेकिन इसमें जो कमियां हाल के दिनों में देखी गई हैं उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसे कानून का प्रस्ताव किया है जो कुछ पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए सजा को कम करता है। क्या पर्यावरण के उल्लंघन पर नए दंड से वायु, जल और भूमि प्रदूषकों को बढ़ावा मिलेगा? इस पर आपको चर्चा करना है। तो जो नया प्रस्ताव लाया गया है कानून में परिवर्तन करने का, उसके बारे में आप यहां पर जानकारी दें और उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया, उसके बारे में भी आप यहां पर बतला सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, महामारी की बाद की आर्थिक मंदी से लेकर के रूस की आक्रामकता तक की चुनौतियों का सामना करते हुए G20 समूह खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है। इस कथन का विश्लेषण करें। तो यहां पर जो बातें मैंने आपको यहां पर बताई हैं कि किस तरीके से 2008 का जो सम्मेलन हुआ था G20 का, वो बहुत ही सफल माना जाता है, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे सिचुएशन में चेंजेस हुए हैं। अभी जिस तरीके से G20 आर्थिक मंदी से लेकर के रूस और चीन का जो आक्रामकता है उसका सामना कर रहा है, उसमें G20 कैसे खुद को जो है बचा पाएगा, क्या वह उसी तरीके से निर्णय ले पाएगा आर्थिक सुधारों को लेकर के पूरी दुनिया में जैसा उसने पहले लिया था, इन सभी बातों का आपको यहां पर विश्लेषण करना है। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।